MS-08 Unit 5 Collection of Data. Why to collect data? ये भाई बिजनेस डिसीजन के लिए हम लोग कलेक्ट करते हैं काफ़ी तरह के डाटा, और या फिर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर का पता कर रहे हो, या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम लोग कई बार हम लोग सर्वे वगैरह करते हैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को चेक करने के लिए। और जनरल भी कई बार सोसाइटी के अंदर सर्वेज होते हैं, किधर किस वोटर का किधर की साइड रुझान है उसको चेक करने के लिए आपने प्री पोल देखे होंगे, और सोशल इश्यूज को लेकर के भी कई बार जो है सर्वे किए जाते हैं। तो कई तरह के सर्वेज होते हैं, कोई डिसीजन लेना है या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो हमें कई बार डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा जो है वो दो तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, या तो एक प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो। प्राइमरी डाटा जहां पर आप खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, आप खुद जाते हैं, घर घर जाते हैं, सुपरवाइजर्स रखते हैं, डाटा कलेक्शन एजेंट्स रखते हैं जो डाटा को कलेक्ट करते हैं। आप मतलब एक रो डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो आप डाटा कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं रिलायबल सोर्स से, और उसको आप यूज कर लेते हैं अगर आपके यूजेबिलिटी में हो। ये डाटा जो हो सकता है वो आप IMF की वेबसाइट से ले लें, या ILO की वेबसाइट से ले सकते हैं, NSSO का डाटा ले सकते हैं, या किसी NGO के पास भी डाटा होते हैं। कई बार वो अपनी फाइलों में दबा करके रखते हैं। अगर आपका वहां पे कांटेक्ट हो जाए और अगर वो आपको डाटा देने को तैयार हो जाए तो आप वो डाटा भी यूज कर सकते हैं। अगर डाटा आपने खुद ने कलेक्ट नहीं किया है तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। और अगर डाटा आपने खुद कलेक्ट किया है, या आपने अपना पैसा लगा करके अपने एजेंटों के थ्रू या सुपरवाइजर्स के थ्रू, इन सब लोगों के थ्रू आपने डाटा खुद से कलेक्ट किया है, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अब प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक तो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है कि आप कई बार मॉल में जाते हैं, तो मॉल के अंदर आप कुछ सामान खरीदने के लिए आप किसी को उठाते हैं, फिर उसका प्राइस देखते हैं, फिर उलटते हैं, पलटते हैं, वापस रख देते हैं। फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट उठाते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर जो आपको जचता है उसे उठा करके ले चलते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि आपकी ये कंज्यूमर बिहेवियर वाली जो एक्टिविटी है इसको देखने के लिए कहीं कोने के अंदर कोई आदमी खड़ा हो, या CCTV से आपको ऑब्जर्व किया जा रहा हो कि आपका बिहेवियर क्या है। एक जैसे कि पर्टिकुलर काउंटर है डाइपर्स का, उस डाइपर के काउंटर के ऊपर कैमरा लगा दिया गया है, और अब बस देखा जा रहा है कि कौन से डाइपर को लोग प्रेफर करते हैं, और प्रेफर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या वजह होती है। तो वो आता है, डाइपर्स के बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, छोटे बड़े, कुछ बड़े उठा के ले जाते हैं, कुछ छोटे उठा करके ले जाते हैं, कुछ पलट करके प्राइस देखते हैं। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से आप ऑब्जर्व करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है, कई बार एक्यूरेसी नहीं हो पाती है डाटा की। एक्यूरेसी क्यों नहीं हो पाती है? आप पलट करके कुछ देख रहे थे, उसने सोचा आप प्राइस देख रहे थे, लेकिन मैं तो ये देख रहा था मेड इन इंडिया है कि मेड इन चाइना है। तो ये भी हो सकता है, मतलब आप जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो आप करेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो इस वजह से कई तरह की एरर्स हो सकती हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का। अब आते हैं दूसरे तरीके के मेथड। एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आप लोगों के पास जा जा करके आप अपना एक फॉर्मेट होता है फिक्स्ड क्वेश्चनियर का, तो जाकर के वहां पर आप हर एक से आप पूछते हैं कि भाई साहब आपको इसके बारे में कैसा लगता है। वो आंसर देता है, आप भर लेते हैं या उससे भरवा लेते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर इलिटरेट आदमी के साथ भी आप पर्सनल इंटरव्यू करके उसका भी आप वो ले सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अगर किसी आदमी को क्वेश्चन समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो आपसे पूछ सकता है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू एक तरीका है। दूसरा तरीका है बाय मेल। आप लोगों के घर पर एक मेल लेटर छोड़ देते हैं जिसके अंदर आप अपना रिस्पॉन्स भर करके, टिकट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ होता है, उसको पोस्ट करना होता है। नॉर्मली ऐसे में क्या होगा कि केवल लिटरेट आदमी ही उसका जवाब दे पाएंगे। पढ़े लिखे आदमी जो नहीं पढ़ना जानता वो तो कहाँ से दे पाएगा, बेचारे को पता ही नहीं लगेगा क्या है। मेल वाले मेथड में एक और प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस अगर वो मिसअंडरस्टूड कर गया तो वो वो आपसे दोबारा से क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकता है कि भैया ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि कोई दूसरा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। और देखा गया है जनरली कि जो मेल रिस्पॉन्सेस होते हैं वो नहीं आते, इतनी ज्यादा नहीं आते। या तो उन्हें वही करता है जिसको उस चीज की जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इलाके में कोई टेलरिंग शॉप खोलना चाहते हैं, मतलब बुटीक बोलते हैं, तो बुटीक खोलना चाहते हैं आप अपने एरिया के अंदर, और आपने लेडीज को बहुत सारे रिस्पॉन्सेस देने के लिए मेल से आपने वहां पर उनके लिए छोड़ दिए हैं उनके घरों पर। लेकिन जिसको बुटीक से सिलवाना है या जो कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं, जो मॉल से रेडीमेड लेना नहीं पसंद करते, वही नॉर्मली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो वहां पर एक तरीके की बायसनेस हो गई। और देखा गया है कि जब तक आप इंसेंटिव नहीं दोगे वो कुछ करेगा नहीं। या तो आप सर्वे भरो, आपको फ्री में यही नाम मिलेगा, या ये आपका लक्की ड्रॉ बनेगा, तो वो नॉर्मली रिप्लाई दे देते हैं। तीसरा तरीका है कि आप टेलीफोन से आप कर सकते हैं कलेक्ट। टेलीफोन पर कई बार फोन वगैरह तो आते ही है ना, जैसे कि क्या आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं,
तो उस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टेलीफोन नंबर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि लोग ढंग से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं कई बार टेलीफोन के ऊपर। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना क्वेश्चनियर बना करके प्री फॉर्मेट के अंदर जो है आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट करते टाइम आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो तो है कॉस्ट, नंबर वन। तो कॉस्ट जो होती है वो भाई साहब पर्सनल इंटरव्यू लेने की सबसे ज़्यादा होती है, और जो बाई मेल और बाई टेलीफोन है उनकी कम होती है। टेलीफोन में क्या लगेगा, 1 रुपया लगेगा, मेल में क्या लगेगा, 1 रुपया लगेगा। पर्सनल इंटरव्यू में क्या लगेगा, आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, वो जाएगा, उसके ऊपर आपको सुपरवाइजर बिठाना पड़ेगा, वो जाएगा, एक दिन में कितने कलेक्ट कर लेगा, एक दिन में 200 कलेक्ट कर लेगा। रिस्पॉन्स बाई चांस बहुत अच्छा अगर वो कलेक्ट करने वाला है तो उसकी दिहाड़ी होगी कम से कम 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये के अंदर आपने 200 ही रिस्पॉन्स कलेक्ट करे तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी जो है वो पर्सनल इंटरव्यू की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मिसअंडरस्टूड नहीं होते हैं, और बाई मेल में हमने देखा कि जिनको ज़रूरत है वही रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसमें थोड़ी बायसनेस भी होती है। तो ये जो है इन सबको देखते हुए देखा जाए तो पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा बेटर तरीका है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। बाई मेल और टेलीफोन इतने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और कई बार क्या होता है कि सेंसिटिव इश्यूज पर आप डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर एज पूछेंगे किसी लेडी से तो पर्सनल इंटरव्यू में तो आई डोंट थिंक वो कोई बताने वाला है। या फिर आप इनकम पूछेंगे किसी से तो किसी को हर्ट हो जाता है, वो इनकम अपनी बढ़ा करके बताता है। या फिर कोई पर्सनल डिटेल पूछेंगे तो वो भी नहीं बताना शेयर करते कई लोग, तो वो दिक्कत हो जाती है क्वेश्चनियर के अंदर। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वन में फेस वाइल कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अब आते हैं हम क्वेश्चनियर डिजाइनिंग पर। अब क्वेश्चनियर डिजाइनिंग से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मैं कोरोना के जस्ट बाद जो है वो मैकडी के अंदर गया था, तो वहां पर वेटर ने लास्ट में बोला कि आप जरा फूड की रेटिंग दे दीजिए। तो उनका जो था सिस्टम, मेरे मोबाइल से स्कैन किया क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद क्वेश्चनियर खुल गया। क्वेश्चनियर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने देना जवाब चालू किया। एक पेज निपट गया, 2 निपट गए, 3 हो गए। उसके बाद तो लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आने लग गए जिसके अंदर भैया आपको टाइप करना पड़ता है। ओपन एंडेड टाइप्स के क्वेश्चंस थे। अब मोबाइल से मैं टाइप करूंगा मतलब 4 लाइन 5 लाइन हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो इट इट बिकम वेरी इरिटेटिंग। तो लास्ट में मैंने वो सर्वे छोड़ ही दिया। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मतलब सर्वे फॉर्म्स फिल करते टाइम। तो हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए बेसिकली सर्वे में। मैगडी वाले एग्जांपल से एक चीज तो समझ में आई कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने चाहिए, और दूसरी चीज है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। मतलब आप पूछना क्या चाहते हो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और अगर आप कोई मेल के थ्रू अगर सर्वे ले रहे हैं या मेल के थ्रू आप क्वेश्चनियर कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पे बताना चाहिए, आपको कवरिंग लेटर भी होना चाहिए कि पर्पस क्या है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मैगडी के अंदर वो भाई साहब ले रहे थे रेटिंग वेटर, तो वो बताया उन्होंने कि ये रेटिंग आप मेरे को देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, हमारी प्रमोशन वगैरह के अंदर अच्छा रहता है, हमें इंसेंटिव मिलते हैं। तो वो समझ में आना चाहिए कि ये पर्पस क्या है सर्वे करने का। सेंसिटिव क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, एज वगैरह ये सब अवॉइड करनी चाहिए। या तो आप कैटेगरीज बना दें, एज ना एग्जैक्ट एज ना पूछें कि आपकी उम्र क्या है, 23 साल है कि 24 साल है, आप एक रेंज रख देना 21 से 25 या 25 से 30। और दूसरा, ऐसे किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिस्पोंडेंट के लिए, और कई बार कैलकुलेशंस में मिस्टेक भी हो जाती है। तो कैलकुलेशन जैसी चीजें ना पूछें तो बेटर है। आप उसका मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा ना लेने जा रहे हैं यार। क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल अरेंजमेंट में होनी चाहिए। अचानक से क्वेश्चंस में जंप नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ तो एटीट्यूड पूछ रहे हैं, एटीट्यूड पूछते पूछते अचानक से वैल्यूज पूछने लग गए, वैल्यूज के बाद अचानक से कंज्यूमर बिहेवियर पूछने लग गए, उसके बाद ब्रांड की आपको कौन सी ब्रांड पसंद है, उसके बाद सीधा आपने फिर से एटीट्यूड का क्वेश्चन डाल दिया। लॉजिकल अरेंजमेंट रखिए, और लॉजिकल अरेंजमेंट रखने से क्वेश्चनियर का जो जवाब दे रहा है उसकी भी सहूलियत रहती है। और फिर क्रॉस चेक और फुटनोट्स के लिए फुटनोट आपको देना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई एम्बिग्विटी है या कुछ है तो आप फुटनोट्स दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं एज 21 से 25, और फिर बोल रहे हैं कि 25 से 30, तो उसको बताएं कि यार ये 25 वाला जिसकी एग्जैक्ट एज 25 है वो किधर लिखे, 21 से 25 के बीच में लिखे या 25 से 30 के बीच में लिखे। तो फुटनोट्स में उसे क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हल्की सी भी एम्बिग्विटी के चांसेस अगर आपको लगते हैं। क्रॉस चेकिंग भी आप कर सकते हैं। आप एक ही चीज को दो अलग अलग क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। जैसे कि एटीट्यूड और वैल्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, उसके अंदर एक ही चीज को घुमा फिरा करके दो अलग अलग क्वेश्चन से पूछा जाता है कई बार, ताकि जो है आप उसे क्रॉस चेक कर सके, क्रॉस वेरीफाई कर सके। एक क्रॉस चेक का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने पूछा कि मैरिटल स्टेटस, और फिर आपने पूछा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी ने जवाब दिया अनमैरिड और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेना चाहिए आंसर्स को।
प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनियर। अब ये प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर कैसे होती है? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पायलट टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चनियर हमने बनाया है, हमें रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं 1000, तो पहले उसका पायलट टेस्ट कर लीजिए। 50 एक लोगों से एक बार उसका रिस्पॉन्स ले लीजिए। 50 एक लोगों से जब आप रिस्पॉन्स ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिस्पॉन्स लेने में क्या प्रॉब्लम होती है, डाटा कलेक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी पता लग जाएगी आपको। उसके अलावा आपको ये भी पता लग सकता है कि अगर क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन के अंदर अगर एम्बिग्विटी है, अगर किसी को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और इंटरव्यू लेने वाले को उसे बताना पड़ रहा है, तो वो एम्बिग्यूटी भी जो है आप जो फर्दर जो आपके क्वेश्चनियर्स हैं उसमें दूर कर सकते हैं। और जो रिडंडेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका भी आइडिया लग जाता है कि आपने एक ही चीज को 2 बार पूछ लिया है, अगर ऐसा भी है तो रिडंडेंट क्वेश्चंस का भी पता लग जाएगा। ये इसके टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सेस का कोरिलेशंस वगैरह देख लिए जाते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड आ रहा है तो फिर वो एक रिडंडेंट क्वेश्चन पता लग जाता है। ये स्टैटिकल मेथड है, उससे भी पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन रिडंडेंट है या नहीं है। तो रिडंडेंट क्वेश्चंस का आपको पता लग जाएगा अगर आप प्री टेस्टिंग करेंगे तो। और आपको यह भी पता लग जाएगा कि किसी पर्टिकुलर चीज को चेक करने के लिए क्या मुझे कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए क्रॉस चेकिंग के लिए। प्री टेस्टिंग से आपको यह भी पता चल सकता है कि हो सकता है कि प्री टेस्टिंग करते टाइम आप कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स इस तरीके से आए कि आपको एक नई हाइपोथेसिस के बारे में आइडिया लग जाए और आप सोचें कि यार ये नई हाइपोथेसिस क्रिएट हो रही है इस क्वेश्चनियर से, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर इज ऑलवेज मस्ट। एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा आपने कलेक्ट किया, जैसे कि मैं बता रहा था पिछले एग्जांपल में कि आपको 1000 लोगों से रिस्पॉन्स लेना है, तो वो रिस्पॉन्स तो आपने ले लिया, आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया है। अब आपको उस डाटा को एडिट भी करना पड़ता है कई बार। आपको पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि कंप्लीटनेस है या नहीं है। अगर कोई सर्वे फॉर्म या कोई क्वेश्चनियर अधूरा है तो या तो आप उसके पीछे भाग करके ढूंढ करके उससे फिलअप करवाएं और उसे कंप्लीट करवाएं, या फिर उसको आप कंप्लीटली ड्रॉप कर दें अपने डाटा सेट से। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आपके आंसर्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने केयरलेसली बहुत जल्दी जल्दी में भरा और उसने कुछ भी भर डाला। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अनमैरिड विद 2 चिल्ड्रन, पॉसिबल बट चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसीज आर मोर। फिर एक्यूरेसी के लिए आपको चेक करना चाहिए, आपको रैंडम चेकिंग करनी चाहिए। जो सर्वे फॉर्म्स आपके फिल हुए हैं 1000 में से 2, 4, 5, 6 को रैंडमली उठा करके आप चेक करें एक्यूरेसी के लिए। हो सकता है क्या होता है कि ये जो आप खुद तो कलेक्ट करेंगे नहीं, आप तो कोई किसी आदमी को लगाएंगे इस काम में कलेक्ट करने के लिए। हो सकता है उसने 2, 4, 5 फर्जी भर दिए हों, बीच बीच में फर्जी भर दिए हों, तो उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप उसको रेंडमली चेक करेंगे तो। होमोजीनिटी के लिए भी आपको चेक करना चाहिए। जैसे कि आपने ओपन एंडेड एक क्वेश्चन पूछ डाला कि आपकी सैलरी क्या है। किसी ने सैलरी लिखी 200 रुपया, किसी ने लिखी 2000 रुपया, किसी ने लिखी 2 लाख रुपया। वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है। अब एक दूसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक दूसरा हमने एग्जांपल दिया था पहले कि आप बुटीक खोलना चाहते हैं। तो बुटीक खोलना चाहते हैं, आपने पूछ लिया उसके अंदर कि व्हाट इज योर हाइट। किसी ने फीट में दे दी, किसी ने इंचेस में दे दी और किसी ने सेंटीमीटर में दे दी। तो ठीक है, दे दी तो दे दी, लेकिन अब आपको उस प्राइमरी डाटा को एडिट करना पड़ेगा। या तो सभी को सेंटीमीटर में ले आओ या सभी को फीट में ले आओ, तो एक कंसिस्टेंसी बना लो। तो इस तरीके से आप जो अपना प्राइमरी डाटा को एडिट कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पब्लिश डाटा होता है ऑलरेडी। अनपब्लिश भी हो सकता है, किसी एनजीओ की फाइल में दबा हुआ हो सकता है। अगर पब्लिश डाटा है तो आपको ये IMF की वेबसाइट से, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से, NSSO की वेबसाइट से, कहीं से आपको डाउनलोडेबल मिलेगा। ये सस्ते होते हैं, आपको मतलब डाटा कलेक्शन में पैसा नहीं लगा तो आपको सस्ता पड़ गया। 1000 लोगों को आपको सर्वे नहीं करना पड़ा तो आपको ऑफकोर्स सस्ता पड़ा, समय भी बचा आपका। लेकिन आपको देख लेना चाहिए कि ये आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है कि नहीं करता। तो सुटेबिलिटी उस डाटा की होनी बहुत जरूरी है। एडुकेसी भी होनी चाहिए डाटा की। कहीं ऐसा ना हो कि वो डाटा जो है, आप जिस चीज को सर्च करना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी आधी पार्ट को तो कवर करता है लेकिन आधे को कवर नहीं करता। तो आधे पार्ट की रिसर्च करके क्या फायदा, जब डाटा कलेक्ट ही करना है तो पूरा एक साथ ही कर लेंगे यार। और रिलायबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस इसकी। जो सेकेंडरी डाटा आपने देखा है, आपको देखना चाहिए कि क्या वो डाटा कलेक्ट किस तरीके से किया गया था, उसका क्या सैंपलिंग करी गई थी, किस तरीके से सैंपल था, क्या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था। तो उन डाटा की रिलायबिलिटी भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है बिफोर यू यूज एनी सेकेंडरी डाटा। अब लास्ट है सेंसस एंड सैंपल। इनमें क्या फर्क है? जो सेंसस होता है इसके अंदर हम पूरे एंटायर पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है, इसमें देश का एक आदमी भी नहीं छूटता, सबके पास जाते हैं, सबके पास जाकर के सबसे बात करते हैं और हम लोग पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर सैंपलिंग होगी तो सैंपलिंग के अंदर जो है वो आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाते हो एक पॉपुलेशन का, जो NSO करता है।
इसके अंदर क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, रैंडमली कहीं कहीं से कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, या बिहेवियर का जैसे एनएसएसओ डाटा कलेक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट का या लिटरेसी का, तो वो डाटा जो कलेक्ट करता है वो रैंडमली करता है। वो सैंपल्स बना लेता है किसी सिटी का, किसी कॉलोनी से, किसी ब्लॉक से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, वो एक सैंपल बनाता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाता है, और उसके आधार पर पूरे पॉपुलेशन के बारे में वो प्रिडिक्ट करता है। तो सैंपल भी फेयरली एक्यूरेट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपको सेंसस करना है कि सैंपल करना है। अगर बहुत कम लोग हैं, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं कि केवल 25 ही लोग हैं, और आपको पता करना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन कैसा है या ईआरपी आपका कैसा काम कर रहा है, तो 25 ही तो लोग हैं, तो 25 हैं तो सेंसस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सबका ही ले सकते हैं डाटा। लेकिन मान लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो 25 नहीं है, वो 2,500 लोग हैं, और 2,500 लोग जो है वो अलग अलग सिटीज में हैं, अलग अलग जगह पर है, तो फिर मेरे ख्याल से सेंसस करना ठीक नहीं है। तो आपको सैम्पलिंग कर लेनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट, टाइम एंड एक्यूरेसी जो आपको चाहिए। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।